प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट की ई लेक्चर सीरीज में मैं प्रत्येक नए ई व्याख्यान के साथ में पाठ्यक्रम से जुड़े हुए नए विषय वस्तु के साथ में आपसे बात करता हूं और इन ई लेक्चर में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको चित्रों के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से कोई रोचक जानकारियों के माध्यम से मैं आपको इन ई लेक्चर्स में जोड़ने का प्रयास करता हूं। उसमें पिछले के ई लेक्चर जो हमने शुंग सातवाहन की बात की थी, सांची के स्तूप की बात की थी, उसमें नया जोड़ते हुए शुंगकालीन मूर्तिकला में बरहुत का स्तूप महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत शुंगकालीन मूर्तिकला एवं वास्तुकला का दूसरा प्रमुख केंद्र बरहुत है। बरहुत जो है वो मध्य प्रदेश के सतना नगर से 9 मील दूर स्थित है। कौशाम्बी से दक्षिणी पश्चिम दिशा में स्थित विदिशा के मार्ग में बरहुत स्थित है, जिसके महत्व को समझते हुए सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूप का निर्माण करवाया। इस स्तूप की खोज 1873 में जनरल कनिंघम ने की। इन्हें स्तूप की वेदिका के कई स्तंभ प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त यहाँ से मौर्यकालीन ईंटें भी प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है कि यह स्तूप मौर्य काल से ही विद्यमान था एवं शुंग काल में इसका विस्तार एवं विकास हुआ। आकृतियों के शिल्पांकन को देखने से स्पष्ट होता है कि सभी आकृतियां एक समय में नहीं बनी। यह स्तूप घंटाकार था, घंटाकृति जिसको बोलते हैं, घंटाकार था। इसके ऊपर वर्गाकार चबूतरा था जिस पर छत्र बने हुए थे। बरहुत का स्तूप ईंटों का बना हुआ है। स्तूप के तले का व्यास 68 फीट था। इसके चारों ओर वेदिका सांची की भांति ही बनी हुई है, जिनकी ऊंचाई लगभग 21-22 फीट है। बरहुत के तोरण द्वारों के स्तंभ 8 पहलू तथा चौपहलू है। इसके शीर्ष भाग पर पीठ से पीठ मिलाए सिंह और वृषभ है। तोरण के बडीरेस के बाह्य भागों में मुंह खोले हुए मकरों का अंकन है। पूर्वी तोरण द्वार पर उत्कीर्ण ब्राह्मी अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसका निर्माण शुंगों के शासनकाल में कौशाम्बी के शासक अंगराज के पुत्र धनभूमि के द्वारा करवाया गया। इन तोरण द्वारों के स्तंभों, सूचियों, उछनीशों आदि पर विविध मनोरंजक अंकन देखने को मिलते हैं। बरहुत के शिल्पांकन की शैली सांची के समान ही है। केवल अंतर इतना है कि शुंगकालीन लोक कला का बाहुल्य है। वह संपूर्ण शिल्प लाल गहरे बलुए पत्थर को तराशकर बनाए गए हैं, तो सांची का तक्षण कार्य बरहुत की अपेक्षा चपटा है। बरहुत से प्राप्त देवताओं तथा तोरणों की मूर्तियों में कलात्मकता है। बरहुत की कला की सबसे उत्कृष्ट शिल्प बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मूर्ति है। इसके अतिरिक्त प्रसेनजित द्वारा बुद्धचर्या, देवताओं द्वारा बुद्ध चूड़ा की पूजा, श्रावस्ती में बुद्ध द्वारा चमत्कार प्रदर्शन, स्वर्ग के देवताओं को बुद्ध द्वारा उपदेश आदि प्रमुख है। जातक कथाओं में जिन जातक कथाओं से बुद्ध के चरित्र के दार्शनिक एवं करुणा संबंधी पक्षों का प्रकाशन है, उनमें प्रमुख छदंत जातक, महाजन जातक, वेशांतर जातक प्रमुख है। आलेखित शिल्पों में माया देवी का गर्भधारण, समाज के प्रतिष्ठित एवं जनसाधारण लोगों की धर्म सभाएं तथा अन्य देवी देवताओं का अंकन देखने को मिलता है।
लोक जीवन के विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोण से भारतीय कला में भरूच का महत्वपूर्ण स्थान है। स्थानीय लोक कला का कृतियों में समावेश, कलाकारों का आश्रयदाता की भावनानुरूप चित्रण के मध्य स्वयं के विचारों का श्रम मिश्रण करना आदि हमें भरूच के स्तूप में देखने को मिलता है। ग्रीक तथा भारतीय कला संबंधों का प्रमाण हमें गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है, जिस पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि हेरोडोटस नामक तक्षशिला के किसी शिल्पी ने भारतीय धर्म स्वीकार किया, जिसकी स्मृति में इस स्तंभ को वासुदेव की प्रसन्नता के लिए निर्मित किया था। स्तूप में बुद्ध का प्रतीकात्मक अंकन ही हमें देखने को मिलता है। अतः उपयुक्त विवरण से यह कहा जा सकता है कि भरूच का स्तूप कलात्मक एवं लोक कला के संदर्भों में अपने आप में भारत ही नहीं अपितु विश्व की अमूल्य धरोहरों में से एक है। यह विद्यार्थियों भरूच स्तूप के बारे में आपको मैंने कुछ बातें बताई। अब शुंग कुषाण कालीन कला का जो महत्वपूर्ण एक कलात्मक उदाहरण है वह है अमरावती का स्तूप। तो इसके अंतर्गत जिस समय उत्तरी भारत में गांधार व मथुरा शैली पनप रही थी, उसी समय दक्षिण भारत में मूर्तिकला के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा था। ईसा पूर्व 2री व 3री शताब्दी में समस्त दक्षिणी भारत पर आंध्र नरेशों का साम्राज्य था, जो कि अत्यंत कला प्रेमी शासक थे। इन शासकों ने अनेकों स्तूपों की रचना करवाई और इन्हीं शासकों के शासनकाल में लगभग 200 ईसा पूर्व अमरावती में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। अमरावती का यह स्तूप दक्षिणी भारत के गुंटूर जिले के अमरावती नामक स्थान पर अवस्थित है, जो कि कृष्णा नदी के तट पर है। आगे चलकर इस स्तूप के चारों ओर आंध्र सातवाहनों द्वारा विशाल वेदिका बना दी गई तथा ईंटों द्वारा निर्मित इस स्तूप के निचले हिस्से को संगमरमर के शिलाफलकों की दोहरी पंक्ति से ढक दिया गया। इन्हीं संगमरमर के शिलाफलकों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन व अलंकरण किया गया है, जो अत्यंत उच्च कोटि का है। काल के गर्त में छुपे अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय अंग्रेज विद्वान कर्नल मैकेंजी, महत्वपूर्ण है, कर्नल मैकेंजी को है, जिन्होंने 1797 में इस स्तूप को जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखा और इसका उत्खनन किया। खुदाई के दौरान जो पुरावशेष प्राप्त हुए, उन कलाकृतियों को संग्रहालयों में संग्रहित करवा दिया गया। अमरावती का यह स्तूप अत्यंत विशाल परकोटे में था। इसकी वेदिका लगभग 14 फीट ऊंची और 800 फीट लंबी थी। इसके तले का व्यास 108 था। इसमें 9 फीट ऊंचाई के 136 स्तंभ और लगभग 3 फीट की 348 सूचियां थी। इस स्तूप पर बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान दोनों ही संप्रदायों से संबंधित शिल्पांकन देखने को मिलता है। अमरावती के आरंभिक शिल्पों में बुद्ध को सांकेतिक रूप में दर्शाया गया है, जो कि सांची और भरूच की कला नियमों से प्रभावित होता है, जबकि इसके बाद के अमरावती मूर्ति शिल्पों में बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन होने लगते हैं, जो कि मथुरा तथा गांधार की कला से प्रेरित होते हैं। बाद की शिल्प कला में अधिक आकर्षकता एवं नवीनता है, जिसमें गहराई से खोदे गए तथा गोलाई युक्त शिल्प अधिक स्पष्ट और बारीक है। इस स्तूप की वेदिका सांची की भांति ही स्तूप को घेरे हुए थी और इसमें सीधे खंभे थे और इनके बीच में डंडे जुड़े हुए थे। इन स्तंभों के ऊपर तथा नीचे के भाग में आधे आधे कमल का शिलांकन है तथा बीच के भाग में पूरा कमल बनाया गया है। कहीं कहीं फूलों के स्थान पर गोलाकार में ही शिल्पी ने बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य अंकित कर दिए गए हैं।
यहाँ के शिल्पों की प्रमुख विषय वस्तु भगवान बुद्ध और उसकी जातक कथाओं से संबंधित दृश्य हैं। बुद्ध के जीवन दृश्यों में अशोक वाटिका में शुद्धोधन, माया देवी की उपस्थिति, सफेद हाथी के रूप में बुद्ध अवतरण, राहुल का जन्म, हाथियों द्वारा बोधि वृक्ष की पूजा आदि कथा दृश्यों में आकृतियों का संयोजन, प्रत्येक भाग में सजीवता, दृष्टिगत भाव की विद्यमानता एवं भाव प्रवणता कथानुरूप है। इन कथा दृश्यों को भावानुरूप बनाने में सहायक आकृतियों के भावांकन भी महत्वता को प्रदर्शित करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारी शुंगकालीन मूर्ति कला के अंतर्गत बरूद स्तूप की आज हमने इस ई लेक्चर में बात की। अमरावती स्तूप के बारे में बात की। बरूद स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के सतना नगर से लगभग 9 मील दूर स्थित है और कौशाम्बी के दक्षिण पश्चिमी दिशा में विदिशा के मार्ग में बरूद स्थित है और इसकी खोज 1873 में हुई, जनरल कनिंघम ने की और इसके तले का व्यास 68 फीट है और ईंटों का बना हुआ स्तूप है। और बरूद के शिल्पांकन की शैली सांची के समान ही है, लेकिन इसमें खुदाई जो है, मूर्तियों की जो खुदाई है वो गहराई तक खोदी गई है, जबकि सांची के मूर्ति कला में इतना गहराई के अंतर्गत नहीं खोदा गया है। इसकी अपेक्षा वो चपटेपन से प्रेरित है और जातक कथाओं के दृश्य भी में देखने को मिलते हैं और बुद्ध जन्म से संबंधित अलंकरण भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने चित्रों में देखा। और लोक जीवन के पक्ष भी कई पक्ष हमें देखने को मिलते हैं, लोक जीवन से जुड़े हुए और लोक कला संबंधी जो ये बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिली है। और शुंग कुषाण काल में ही अमरावती स्तूप की बात की और ये स्तूप दक्षिणी भारत में गंटूर जिले में स्थित है, अमरावती नामक स्थान पर। और इसकी खोज जो है कर्नल मैकेंजी ने 1797 में की और इसके जो कलाकृतियाँ निकली वो कलाकृतियाँ संग्रहालय में संग्रहित है और कुछ चित्र मैंने आपको बताए भी हैं। और इसके तले का व्यास 108 फीट था और स्तंभ 136 स्तंभ, इसके ऊंचाई के 9 फीट ऊंचाई के 136 स्तंभ इसमें थे। और हीनयान महानयान जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उन दोनों से संबंधित संप्रदायों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, अंकन शिल्पांकन देखने को मिलते हैं। और इसमें गहराई से खोदा गया है और गोलायुक्त शिल्प अधिक स्पष्ट और बारीक है। ये सारी चीज़ें इसमें हमने देखी और बहुत सारे बुद्ध की जातक कथाएं और बुद्ध और उनकी जातक कथाओं के बारे में बात की। तो प्रिय विद्यार्थी, ये मूर्ति कला का जो भाग है आपके पहले के व्याख्यानों में, शुरुआत की व्याख्यानों में मूर्ति कला से चित्रकला से संबंधित ई व्याख्यान मैंने बताया आपको। अब आप ये मूर्ति कला के बारे में थोड़ा सा टिपिकल तो रहता है कि एकदम से चित्रकला से मूर्ति कला में, लेकिन मूर्ति कला बहुत ही प्यारा विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है। सदियों से मूर्तियों का निर्माण होता रहा है, क्या इनकी आकृतियों की विशेषता रही है, किस विषय पे चित्र बने हैं, कौन से धर्म से संबंधित चित्र बने हैं। तो आपको इनको बेसिक जानकारी इनको आपको समझना चाहिए। और कोई चीज़ समझ में नहीं आवे, हालांकि मैंने सभी को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ रखा है, जिनके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है। जिनके पास नहीं है तो वो कोशिश करें अपने सहपाठियों से इन ई लेक्चर्स को अधिक से अधिक देखने की। और सहपाठियों से मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप इनको अपने साथियों के साथ में PDF नोट्स और ये सारे ई लेक्चर सारे शेयर करें। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे मैसेज करें, आपके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है, जिससे कि कोई चीज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और बहुत आप अपने सबमिशन वर्क को भी ध्यान रखें। आपकी लाइव स्टडी बनाना है, सिर से लेके पैर तक आपको पेंसिल से शेडिंग बनानी है, लाइट एंड शेड बनाना है और स्केचेस 100 से 150 स्केचेस के आसपास बनाने हैं। और ये जैसे ही वो 5 शीट हाफ इंपीरियल साइज में 5 शीट जमा करानी है।
और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और जनवरी में आपको सबमिशन जमा कराना है तो सबमिशन पे भी आप ध्यान लगाएं। इसी आशा के साथ में धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।